हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार CGPSC चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करने के लिए वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें वर्तमान में हम छत्तीसगढ़ का इतिहास फोकस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास में हम लोगों ने मराठा साम्राज्य को पढ़ लिया है 4 भागों में बांटकर: प्रत्यक्ष मराठा शासन, अप्रत्यक्ष मराठा शासन, अंग्रेजों के अधीन मराठा शासन और जिलेदारी शासन व्यवस्था या पुनः मराठा शासन। चलिए आज हम मराठा शासन की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, उसमें किस तरह के प्रशासन थे, उस पर आज चर्चा करते हैं। ठीक है, मराठों की प्रशासनिक व्यवस्था है ना। मराठों की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, इस पर विस्तृत चर्चा करते हैं। यहाँ से भी हमारे सिविल सर्विस से बहुत सारे एग्जाम आते हैं। पहले देखिए, मराठों का राजस्व का सबसे बड़ा आपका साधन था, सबसे बड़ा साधन भूमि कर। क्या था भाई? भूमि कर था। ये क्वेश्चन को याद रखना है। राजस्व प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन मराठों का क्या था? तो भूमि कर था। मराठे लोग बहुत सारे भूमि कर लगाया करते थे, जिसमें हमारे प्रमुख मिलते हैं टकोली। क्या है जी? टकोली। टकोली का अर्थ है यह एक प्रकार का वार्षिक कर हुआ करता था, है ना। जिस क्षेत्र में टकोली लगती थी वह एक प्रकार से वार्षिक कर के रूप में अदा किया जाता था, जिसका क्या नाम था? टकोली। जैसे कि हम लोगों ने आपका 6 अप्रैल 1778 को एक संधि देखी थी। कौन सी संधि? कोटपाट की संधि। कोटपाट की संधि के तहत देखे थे कि 59,000 टकोली देना तय हुआ था। किन लोगों को? आपका मराठों को, जो कि आपका दरियादेव काकती राजा लोग देना उनका तय हुआ था। तो याद रखना है, टकोली एक प्रकार का टैक्स है। और कैसा टैक्स है? तो एक वार्षिक कर है। इसे CGPSC 2018 के मेंस में पूछा गया है ना। तो ऐसे चीजें आपका ज्यादा याद रहता है। याद रखना, टकोली क्या है? तो एक प्रकार का वार्षिक कर है। अन्य इसके क्या क्या टैक्स थे? तो अन्य थे कलाली। कौन सा टैक्स है भाई? कलाली एक टैक्स है। कलाली क्या है? मादक द्रव्य पे लगने वाला कर था। मादक द्रव्यों पर लगने वाला कर, है ना। तो आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि मराठा काल में कलाली का क्या अर्थ है? तो कलाली का अर्थ है कि जो मादक पदार्थ है हमारे, जैसे कि हमारा दारू है, आपका अन्य मादक पदार्थ है, गांजा है, तंबाकू है, ऐसे मादक पदार्थों पर लगने वाले कर को क्या नाम दिया जाता था? कलाली नाम दिया जाता था। तो याद रखना, कलाली क्या है? तो मादक द्रव्य पे लगने वाला कर है। तीसरा देखिए और क्या था? तो शायर। शायर भी एक प्रकार का क्या है? कर है, जो आयात निर्यात पे लगने वाला कर था। आयात निर्यात पर लगने वाला क्या है भाई? कर है। तो आपको यह भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि मराठा साम्राज्य में शायर का क्या अर्थ था? तो आयात निर्यात पे लगने वाले कर को क्या नाम दिया जाता था? आपका शायर नाम दिया जाता था। उसी पर जो कर लगता था क्या नाम है? शायर। अन्य का हम लोग बात करें तो पंडरी कर। कौन सा कर? पंडरी कर। यह गैर कृषकों से लगने वाला कर था। गैर कृषकों पर लगने वाला क्या था भाई? कर है हमारा। याद रखना, पंडरी कर क्या है? तो पंडरी कर गैर कृषकों पे लगने वाला एक क्या था? कर था। जो कृषि नहीं करते थे उन व्यक्तियों पर लगता था कौन सा टैक्स? पंडरी कर। तो इसको याद रखने के कुछ तरीके भी हैं, जिसको आप याद रख सकते हैं। टकोली एक वार्षिक कर है। कलाली तो जो दारू वगैरह पीता है, जो नशा पान करता है, उसका काल आली की नहीं आली, आली आली काल आली। तो याद रखना, मादक द्रव्य लगने वाले कर को
आपका गेहूं का आयात किया गया, तो यहाँ के चावल के निर्यात करने के लिए और वहाँ के आपका गेहूं को लाने के लिए जो टैक्स लगेगा उसको हम नाम देंगे क्या, शायर। तो आते जाते वक्त आदमी ज्यादा क्या बोलता है, शायरी बोलता है, आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और पंडरीकर यह गैर कृषकों पर लगने वाला क्या है, हमारा कर है। एक और कर की बात करते हैं हम लोग, सेवई कर। क्या कर भाई, सेवई कर। देखिए सेवई कर क्या है, तो यह आपका छोटे छोटे स्थायी कर, छोटे छोटे स्थायी कर को क्या नाम दिया जाता है, सेवई नाम दिया जाता है। वैसे हम सेवई की बात करें तो सेवई हम लोग आपका इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, सेवैया जो बनाते हैं आपका, लेकिन यहाँ पे और वह कैसा रहता है, छोटे छोटे आपके टुकड़ों में रहता है, लंबे लंबे रूप में। तो सेवई हमारा क्या है, तो छोटे छोटे स्थायी कर है जो कि मराठा साम्राज्य में आपका लिया जाता था। एक और एक चीज याद रखना है, एक हल इक्वल टू कितना होता था पूछेगा, एक हल इक्वल टू, तो इसमें 2 एकड़ से लेकर 2.5 एकड़ के बीच होता था, है ना। जैसे कि एक हल इक्वल टू कितना कितना होता था पूछेगा, तो 2 एकड़ से लेकर 2.5 एकड़ के बीच में आपका एक हल की संख्या दी जाती थी। तो ये सभी प्रकार के कर है, याद रखना है हमें, टकोली, कलाली, शायर, पंडरी कर, सेवई कर। एक हल इक्वल टू कितना होता है, 2 से 2.5 एकड़, ठीक है भाई। चलिए और हम देखते हैं कुछ आपका इसमें व्यवस्था। हम लोगों ने देखा कि प्रत्यक्ष शासन, कैसा शासन भाई, प्रत्यक्ष शासन चलाया है आपका किसने, बिंबाजी भोसले ने, बिंबाजी भोसले। लेकिन सूबेदारों के माध्यम से चलाया है शासन किसने, सूबेदारों के माध्यम से व्योमकोजी भोसले, व्योमकोजी भोसले। और सूबेदारों का आपका चयन किस प्रक्रिया से होता था, तो मैं कई बार आपको पिछले वीडियो में भी बताया हूँ। इनके चयन प्रक्रिया का साधन था कि जो सूबेदार है वह ज्यादा मात्रा में कर इकट्ठा करके राजा को देने का वादा करेगा, राजा को देने का क्या करेगा, वादा करेगा। उसे ही हम क्या बनाएंगे भाई, सूबेदार बनाएंगे, है ना। सूबेदार बनने के लिए पीएससी या व्यापक की एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती है। सूबेदार उसी को बनाया जाएगा जो ज्यादा मात्रा में कर इकट्ठा करके किसको देने का वादा करेगा, राजा को देने का वादा करेगा। और देखे थे कि सूबेदार के हैं, उसके आपका एक सूबेदार थे जिसका नाम क्या था, विठल राव दिनकर, विठल राव दिनकर। और विठल राव दिनकर ने छत्तीसगढ़ में लागू किया था कौन सी पद्धति, हमारी परगना पद्धति। तो याद रखना भाई, परगना पद्धति के सूत्रधार आपको कौन माने जाते हैं, बिंबाजी भोसले माने जाते हैं। लेकिन परगना पद्धति को लागू किसने किया था, विठल राव दिनकर ने। और विठल राव दिनकर ने आपका परगना का प्रमुख अधिकारी बनाया था किसको, कमविंसदार को। किसको भाई, कमविंसदार को बनाया था। याद रखना आपका डायरेक्ट प्रश्न आता है कि परगना के प्रमुख अधिकारी को क्या नाम से जाना गया है, तो कमविंसदार के नाम से जाना गया है, ठीक है। तो हमारा प्रत्यक्ष शासन बिंबाजी भोसला, अप्रत्यक्ष सूबेदारों के माध्यम से शासन व्योमकोजी भोसला। सूबेदारों की नियुक्ति किस प्रकार, तो ज्यादा मात्रा में कर इकट्ठा करके देने का वादा करेगा उसको सूबेदार बनाया जाएगा। विठल राव दिनकर ने परगना पद्धति लागू किया, छत्तीसगढ़ को 27 परगनों में इन्होंने बांट के आपका रखा। और परगना के प्रमुख अधिकारी बना दिया किसको, कमविंसदार को, ठीक है भाई। चलिए इसको देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए और देखते हैं कि मराठा काल में कुछ प्रमुख पदाधिकारी, प्रमुख कौन कौन से पदाधिकारी थे तो देखते हैं। पहला सूबेदार, कौन होता था? सूबेदार, जो कि न्याय व प्रशासन का प्रमुख अधिकारी होता था, है ना। जो सूबेदार बन जाता था उसी के साथ आपका वह न्याय करने का भी और प्रशासन करने का भी प्रमुख अधिकारी बन जाता था। कौन? सूबेदार। दूसरा पोस्ट की बात करें तो आपका है कमाविंसदार, कमाविंसदार। और ये जो कमाविंसदार है वह परगना का प्रमुख अधिकारी होता था। परगना का प्रमुख क्या था? अधिकारी। तो याद रखना भाई, पूरे साम्राज्य में न्याय प्रशासन का प्रमुख अधिकारी सूबेदार होता था और परगना का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? कमाविंसदार। इसके बाद अन्य पोस्ट की बात करें तो अन्य हमारा पोस्ट आ जाता है आपका फडणवीस। क्या आता है भाई? फडणवीस। फडणवीस क्या था? तो फडणवीस है वह आय व्यय का हिसाब रखता था। तो इसको भी आप याद रखना है कि आय व्यय के हिसाब रखने वाले व्यक्ति को क्या नाम से जाना जाता था? फडणवीस नाम से जाना जाता था। चौथा इसमें पोस्ट है आपका खजांची, या उसको पोतदार कहते हैं। पोतदार, पोतदार होता था यह खजाना का प्रमुख अधिकारी होता था। खजाना का क्या होता था? प्रमुख अधिकारी। ठीक है, इसको एक शब्द में खजांची शब्द से भी जाना गया है। तो याद रखना, जैसे वर्तमान में हमारे देश का जो आपका रिजर्व बैंक है, और रिजर्व बैंक का प्रमुख अधिकारी कौन है? रिजर्व बैंक का आपका गवर्नर होता है। उसी तरह से इनके जो खजाना है मराठों का, उनका जो प्रमुख अधिकारी है उसका क्या नाम है? पोतदार नाम है, जो कि खजाना का देखरेख करता है। और पोस्ट की बात करें तो बरार पांडे, कौन होते थे? बरार पांडे। बरार पांडे क्या करते थे? यह आपका लगान इकट्ठा करने का, लगान इकट्ठा करने का करने वाला प्रमुख अधिकारी होता था, है ना। तो याद रखना है आपको, लगान इकट्ठा करने वाले प्रमुख अधिकारी को बरार पांडे कहा जाता है। बरार मतलब हम छत्तीसगढ़ी में इस्तेमाल करते हैं कि किसी चीज के लिए हमें बरार चाहिए, तो बरार का अर्थ ये होता है आपका चंदा लेना, है ना, चंदा। तो लगान इकट्ठा करने वाला प्रमुख अधिकारी को नाम दिया गया था क्या? बरार पांडे। और देखिए, और हमारे अधिकारी थे आपका गौटिया। क्या अधिकारी थे? गौटिया, जो कि ग्राम प्रमुख होते थे। क्या होते थे भाई? ग्राम प्रमुख होते थे और गांव में लगान इकट्ठा करते थे। हाँ, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है कि गांव के प्रमुख अधिकारी को आपको मराठा काल में क्या नाम दिया गया था? तो गौटिया नाम दिया गया था। और यह गांव में क्या इकट्ठा करता था? लगान इकट्ठा करता था। इसमें और पोस्ट थे हमारा चौहान। क्या था भाई? चौहान। और यह चौहान है वह ग्राम रक्षक की भूमिका निभाता था। तो याद रखना है, कुछ पोस्ट है जो कि आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, एक और पोस्ट की बात करें हम लोग तो एक और पोस्ट है हमारा पंडरी पांडे। क्या पांडे? पंडरी पांडे। ये जो पंडरी पांडे है यह आबकारी विभाग का प्रमुख अधिकारी रहता था। आबकारी विभाग का क्या रहता था भाई? प्रमुख अधिकारी रहता था। क्या नाम है इसका?
पंडरी पांडे। वर्तमान में आपका आबकारी उप निरीक्षक होता है, उसी तरह का एक पोस्ट था आपका जो कि दारू से रिलेटेड है आपका, है ना। तो पंडरी पांडे भी एक पोस्ट था जो आबकारी विभाग का क्या था, प्रमुख अधिकारी था। तो ये कुछ पोस्ट आप याद रख लेना है। यहाँ से डायरेक्ट हमारे प्रश्न आते हैं कि मराठा काल में फला का क्या अर्थ है, पंडरी पांडे का क्या है, खजांची किसको कहते थे, ऐसे करके चलिए एक बार रिकॉल करते हैं। सूबेदार कौन, न्याय और प्रशासन का प्रमुख अधिकारी। कमाविंसदार परगना का प्रमुख अधिकारी होता था। फड़वनीस आय व्यय का हिसाब रखने वाला व्यक्ति। पोतदार खजाना का प्रमुख अधिकारी, जिसको खजांची शब्द से जाना गया है। बरार पांडे तो लगान इकट्ठा करने के प्रमुख अधिकारी को बरार पांडे कहते थे। गौटिया तो ग्राम प्रमुख और गांव में लगान इकट्ठा करने का कार्य गौटिया का रहता था। चौहान जो कि ग्राम रक्षक की भूमिका निभाता था हमारा। और पंडरी पांडे यह आबकारी विभाग का क्या रहता था, प्रमुख अधिकारी रहता था। ठीक है, तो इस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था थी किसकी, मराठों की। चलिए अब हम इसके बाद इनके कुछ और आपको चीजें देखते हैं कि मराठे आपका क्या विशेष थे। चलिए देखते हैं मराठों का पैसा कैसा था। पैसा, ये लोग कई तरह के पैसे का इस्तेमाल करते थे, खास करके इनमें चलता था राम जी रुपया। क्या चलता था भाई, राम जी रुपया चलता था। और चलता था अग्नुलाला, मन भट्ट, ये सब इनके पैसे थे। अग्नुलाला, मन भट्ट। और चलता था इनका आपका जबलपुरी रुपया, जबलपुरी रुपया। तो कई तरह के इनमें पैसों का, सीताराम टाटिया का रुपया चलता था, सीताराम रुपया। तो ऐसे करके बहुत सारे इसमें पैसों का प्रचलन था। राम जी रुपया, अग्नुलाला, मन भट्ट, जबलपुरी रुपया और सीताराम रुपया। इसमें याद रखना है सबसे ज्यादा प्रचलन था किसका, जबलपुरी रुपया का। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मराठों के प्रशासन में सबसे ज्यादा कौन से पैसे का इस्तेमाल किया जाता था, तो जबलपुरी रुपये का इस्तेमाल किया जाता था। और यह एक प्रमुख रूप से पैसा था किसका, मराठों का। इसके बाद और देखते हैं हम कुछ व्यवस्था, है ना, कुछ व्यवस्था देखते हैं कि मराठों के कारण क्या क्या आपका प्रमुख आपको क्या व्यवस्था हुई। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है जमींदारी व्यवस्था। क्या व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था। ठीक है, और हम लोगों ने पढ़ा है आपका तालुकदारी व्यवस्था, तालुकदारी व्यवस्था। तो देखिए दोनों को अच्छा से समझना है कि मराठा काल में जमींदारी व्यवस्था और तालुकदारी व्यवस्था का क्या अर्थ है। जमींदारी व्यवस्था का अर्थ होता है राजा, राजा के बाद आपका किसान, है ना। और किसान से कर इकट्ठा करके राजा को देते थे कौन, जमींदार। कौन देते थे भाई, जमींदार देते थे। कह सकते हैं किसान और राजा के बीच मध्यंतर का काम करते थे कौन, जमींदार। और यही जमींदार है वो किसानों से कर इकट्ठा करते थे और कर इकट्ठा करके देते थे किसको, राजा को। इस व्यवस्था की हम लोग कहें बात तो बिम्बाजी भोसले ने दो जमींदारी क्षेत्र बनाए थे, एक राजनांदगांव और खुज्जी। तो याद रखना राजनांदगांव और खुज्जी जमींदारी क्षेत्रों का निर्माण किसने किया था पूछेगा तो बिम्बाजी भोसले ने किया था। और जमींदारी क्षेत्र को आपको किस प्रकार की व्यवस्था है, तो किसानों से जो कर है उसका इकट्ठा करेगा जमींदार, और जमींदार है उस कर को देगा किसको, राजा को। और इस व्यवस्था को बिम्बाजी भोसले ने आपका शुरुआत किया था। कौन कौन से दो जमींदार, राजनांदगांव और खुज्जी।
इस तरह से मराठा शासन में हमें एक और व्यवस्था मिलती है। कौन सी व्यवस्था? तालुकदारी व्यवस्था। तालुकदारी व्यवस्था का अर्थ है पहाड़ी क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र भाई, पहाड़ी क्षेत्र या बंजर भूमि क्षेत्र, बंजर भूमि क्षेत्र। तो पहाड़ी क्षेत्र और बंजर भूमि क्षेत्र को आपका यहाँ पे कार्य कर उपजाऊ भूमि क्षेत्र बनाना, उपजाऊ भूमि क्षेत्र बनाना। यही उनकी व्यवस्था थी कि जो पहाड़ी क्षेत्र है, अनुपजाऊ क्षेत्र है, उस क्षेत्र पर कार्य किया जाए और उस क्षेत्र को एक आपका उपजाऊ भूमि के रूप में आपका विकास किया जाए। और इसी व्यवस्था को नाम दिया गया क्या? तालुकदारी व्यवस्था। इसकी शुरुआत किया था आपका अंग्रेज अधीक्षक सैंडिस ने। किसने किया था भाई? सैंडिस ने किया था। सैंडिस ने तरेंगा और लोरमी, है ना, दो क्षेत्र हमारे तरेंगा और लोरमी, इन दोनों क्षेत्रों दोनों का आपका निर्माण किया गया था तालुकदारी व्यवस्था का। किसके द्वारा? सैंडिस के द्वारा। याद रखना मराठा काल में ये हमारे दो तरह की व्यवस्था मिलेगी, जमींदारी व्यवस्था और क्या व्यवस्था? तालुकदारी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था का अर्थ किसान है वो टैक्स इकट्ठा करके जमींदार को देगा, जमींदार है वो किसको देगा? राजा को देगा। और इसमें तरेंगा और लोरमी दो जमींदारी क्षेत्रों का निर्माण किया गया है। तो तालुकदारी में आपका किसके द्वारा भाई? सैंडिस द्वारा। ठीक है, चलिए इसको आप देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं कि अब हमारा जो छत्तीसगढ़ है वह किसके अधीन हो गया है यार? मराठों। और मराठा के बाद किसके अधीन? अंग्रेजों के अधीन। तो मराठों के शासनकाल में तो हम लोगों ने देख लिया कि क्या क्या व्यवस्था थी, किस प्रकार की इनमें आपका। आप देखते हैं कि अंग्रेजों के आपका शासनकाल में हमारे छत्तीसगढ़ में कौन कौन से प्रशासनिक व्यवस्थाओं की शुरुआत की जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमारे 1813 मार्च 1854 को, कब की तारीख? 13 मार्च 1854 को आपका छत्तीसगढ़ का भी विलय हो गया। कहाँ पे भी? ब्रिटिश क्षेत्र में विलय कर लिया गया था। कब की? 13 मार्च 1854 की तारीख को। और देखिए इसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए। अंग्रेजों ने तहसीलदारी व्यवस्था शुरुआत की। कैसी व्यवस्था शुरुआत की? तहसीलदारी व्यवस्था शुरुआत की। जो आपका तहसील क्षेत्र रहता था वहां पे आपका तहसीलदार नियुक्त करते थे। क्या नियुक्त किया जाता था? तहसीलदार नियुक्त किया जाता था, जो कि वर्तमान में भी हमारे आपका देश में प्रचलन में है ना। तो तहसीलदारी व्यवस्था की शुरुआत की लोगों ने की थी, अंग्रेजों ने की थी। इन्होंने आपका तहसील में तहसीलदार की नियुक्ति के माध्यम से प्रमुख रूप से चलाया था आपका। और इन्होंने 1854 में 3 तहसील बनाया। कितना तहसील बनाया भाई? 3 तहसीलों का निर्माण किया। कौन कौन से? तो रायपुर तहसील, रतनपुर तहसील और धमतरी तहसील। तो आपको पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों के ब्रिटिश क्षेत्र के आपका छत्तीसगढ़ में विलय होने के बाद उनकी प्रशासनिक व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन हुआ। तो इन्होंने तहसीलदारी व्यवस्था की शुरुआत की और 1854 में 3 तहसीलों का निर्माण किया। कौन कौन सा? रायपुर, रतनपुर और क्या है हमारा? धमतरी। ठीक है, और देखिए कुछ इनके प्रशासनिक व्यवस्था में आपका सहायक कमिश्नर और अतिरिक्त सहायक कमिश्नर का भी आपका
अतिरिक्त सहायक कमिश्नर की शुरुआत हुई। 2 पोस्ट और बनाई इन्होंने, एक सहायक कमिश्नर बनाया और एक क्या बनाया, अतिरिक्त सहायक कमिश्नर बनाया। सहायक कमिश्नर है या ब्रिटिश लोग ही बनते थे। कौन बनते थे भाई, ब्रिटिश लोग बनते थे। लेकिन अतिरिक्त सहायक कमिश्नर है भारतीयों के लिए यह संरक्षित था। भारतीयों के लिए यह क्या था, संरक्षित था। सिर्फ भारतीय बन सकते थे क्या, अतिरिक्त सहायक कमिश्नर। ठीक है, और इसके तहत बिलासपुर और रायपुर के अतिरिक्त सहायक कमिश्नर देखिए कौन कौन बने, तो गोपाल राव बने। कौन बने, प्रथम अतिरिक्त सहायक कमिश्नर बिलासपुर के गोपाल राव बने, जबकि रायपुर के मुहिबुल हसन बने। कौन बने भाई, मुहिबुल हसन बने। इसको भी याद रखना है। इन्होंने 2 और पोस्ट का निर्माण कौन कौन से किया, सहायक कमिश्नर और अतिरिक्त सहायक कमिश्नर का गठन किया। अतिरिक्त सहायक कमिश्नर का पद भारतीयों के लिए संरक्षित रखा गया। और बिलासपुर के हमारे अतिरिक्त सहायक कमिश्नर बनते हैं प्रथम गोपाल राव और रायपुर के बनते हैं कौन, मुहिबुल हसन। और हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर बनते हैं, प्रथम डिप्टी कमिश्नर बने कौन बने यार, चार्ल्स इलियट। यही हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम क्या बनते हैं, डिप्टी कमिश्नर बनते हैं। याद रखना, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि अंग्रेजों के प्रशासनिक व्यवस्था में उनकी प्रथम आपका डिप्टी कमिश्नर का पोस्ट किसको मिला था, तो चार्ल्स इलियट को मिला था। इलियट ही हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम क्या बने थे, डिप्टी कमिश्नर बने थे। तो इस तरह की कुछ प्रशासनिक व्यवस्था की याद रखना है। 1854 में छत्तीसगढ़ का विलय किया गया ब्रिटिश क्षेत्र में। तहसीलदारी व्यवस्था लागू की गई, तहसीलों में तहसीलदार बनाए। 1854 में 3 तहसील बने, कौन कौन, रायपुर, रतनपुर और धमतरी। याद रखना है, रायपुर, रतनपुर और धमतरी। सहायक कमिश्नर और अतिरिक्त सहायक कमिश्नर का गठन किया गया। सहायक कमिश्नर ब्रिटिश लोग बनते थे, जबकि अतिरिक्त सहायक कमिश्नर है वो भारतीयों के लिए सुरक्षित होती थी। और कौन कौन, बिलासपुर और रायपुर के हमारे अतिरिक्त सहायक कमिश्नर बनते हैं गोपाल राव बिलासपुर के बनते हैं, जबकि मुहिबुल हसन कहाँ के बनते हैं, रायपुर के। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम डिप्टी कमिश्नर बनते हैं कौन, चार्ल्स इलियट। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे और देखते हैं कि कुछ इन्होंने आपका क्या क्या परिवर्तन किए छत्तीसगढ़ क्षेत्र में। इन्होंने ब्रिटिश क्षेत्र में इन्होंने आपका 3 जिलों का गठन किया। 3 जिलों का क्या किया भाई, गठन किया। और कौन कौन से जिले हैं, 1861 में 3 जिले बनते हैं। 1861 में कितने जिले बनते हैं, 3 जिले बनते हैं। कौन कौन से, रायपुर जिला बना, बिलासपुर जिला बना और कौन बना, संबलपुर। याद रखना भाई, इसको हम आपका छत्तीसगढ़ निर्माण प्रक्रिया में भी देखेंगे। लेकिन अभी आप इतना याद रखिए कि अंग्रेजों के शासन काल में हमारे छत्तीसगढ़ में 3 जिलों का गठन किया गया 1861 में। कौन कौन से, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। ठीक है, फिर यही व्यवस्था आगे चल के 1905 में चेंज कर दी गई। 1905 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। राज्यों का क्या किया गया, पुनर्गठन किया गया। और जो हमारा संबलपुर है, कौन भाई, संबलपुर है, इसको बंगला भाषी क्षेत्र होने के कारण इसको बंगाल प्रांत में मिला लिया गया। कौन से प्रांत में, बंगाल प्रांत में। यही पृथक होकर आपका संबलपुर चला गया है उड़ीसा में। ठीक है, याद रखना है आपका 1861 में 3 जिले, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। और 1905 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। और संबलपुर है वह बांग्ला भाषी क्षेत्र होने के कारण बंगाल प्रांत में मिला और बाद में परिवर्तित
से राज्य में मिला है? उड़ीसा में। और हमारे छत्तीसगढ़ में 1905 में 5 रियासत मिलाए गए। कितने रियासत मिलाए गए? 5 रियासत। कौन कौन से? तो हमारा कोरिया मिलाया गया, सरगुजा मिलाया गया, कोरिया, सरगुजा, जसपुर, चांगलांग और उदयपुर। तो ये 5 रियासतों को छत्तीसगढ़ में विलय कर दिया गया। कब? 1905 में आपका हुआ था बंगाल विभाजन। उसी समय की बात है। भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया गया। संबलपुर को बांग्ला भाषी क्षेत्र होने के कारण बंगाल प्रांत में मिला दिया गया, जो कि उड़ीसा में भी है वर्तमान में। और छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 5 रियासत मिलाए गए। कौन कौन से? कोरिया मिलाया गया, सरगुजा, जसपुर, चांगलांग और उदयपुर, ये सब ब्रिटिश क्षेत्र के अधीन हुआ है। और इसी क्रम में 1861 के बाद 1862 को, कब भाई? 1862 को छत्तीसगढ़ को एक पृथक संभाग का दर्जा मिला। पृथक संभाग का क्या मिला? दर्जा मिला। ठीक है। और इसको मुख्यालय बनाया गया था हमारा रायपुर को। किसको बनाया गया था? रायपुर को हमारा मुख्यालय बनाया गया था। याद रखना, ये अभी तक बहुत बार पूछा गया प्रश्न है CGPSC और अन्य एग्जाम में छत्तीसगढ़ के, कि छत्तीसगढ़ को एक पृथक संभाग का दर्जा कब मिला? तो 1862 में मिला। याद रखना भाई, 1861 में 2-3 जिले कौन कौन? रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। 1862 में छत्तीसगढ़ को क्या मिला है? एक पृथक संभाग का दर्जा मिला है, जिसका मुख्यालय बनाया गया कौन? रायपुर। ठीक है। और 1905 में हमारे लगभग उत्तरी छत्तीसगढ़ का नक्शा आपका बन गया है। कोरिया, सरगुजा, जसपुर, चांगलांग, उदयपुर, इन सब को 5 रियासतों को कहाँ मिलाया गया? छत्तीसगढ़ में। और संबलपुर को कहाँ मिला दिए? बंगाल प्रांत में। ठीक है भाई। इसके बाद और बात करें तो 1918 में सुंदरलाल शर्मा, कौन भाई? सुंदरलाल शर्मा जी ने आपका पांडुलिपि में, क्या लिपि में? पांडुलिपि में छत्तीसगढ़ का नक्शा खींचा। ठीक है। इनको आपका सुंदरलाल शर्मा जी स्वप्न आया, और स्वप्न आने के फलस्वरूप इन्होंने पांडुलिपि कहने का मतलब होता है हस्तलिखित। क्या होता है भाई? हस्तलिखित होता है। और हस्तलिखित रूप से सुंदरलाल शर्मा जी ने आपका पेपर और आपका पेन पकड़ा और छत्तीसगढ़ का नक्शा खींच दिया कि ये ऐसे करके हमारा छत्तीसगढ़ होगा। ऐसा आपका कौन कर दिए? सुंदरलाल शर्मा। कब किए? 1918 में। इसी कारण सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा कहा गया है। क्या कहा गया है? छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा कहा गया है। किसको? पंडित सुंदरलाल शर्मा को। याद रखना, पंडित सुंदरलाल शर्मा छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्न दृष्टा थे। इनको ही मन में आपका सर्वप्रथम विचारधारा आई थी कि छत्तीसगढ़ एक पृथक राज्य बनना चाहिए, और वह छत्तीसगढ़ का नक्शा खींचा था कब? 1918 में। ये सब अंग्रेजों के शासनकाल में हो रहे हैं। ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कि अंग्रेजों के काल में व्यापार के क्षेत्र में क्या क्या आपका विकास हुआ। किस क्षेत्र में? व्यापार के क्षेत्र में। तो हमारे छत्तीसगढ़ में 2 जगहों पे व्यापारिक आपका केंद्र निर्माण किया गया। एक तो किया गया है राजनांदगांव में। कौन से जिले में भाई? राजनांदगांव जिले में किया गया। और एक किया गया रायगढ़ जिले में। कौन से जिले में? रायगढ़ जिले में। याद रखना, रायगढ़ जिले में 1935 में आपका यहाँ पे मोहन जूट मिल का निर्माण किया जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ में आपके जूट मिल की पहली फैक्ट्री थी।
याद रखना 1935 में रायगढ़ में मोहन जूट मिल का निर्माण किया गया ब्रिटिश आपका गुलामिता के परिदृश्य में। राजनांदगांव में सीपी मिल, क्या नाम भाई, सीपी मिल की स्थापना की गई 1894 में। कब की गई? 1894 में की गई। कौन सी मिल की स्थापना? सीपी मिल की स्थापना। इसके स्थापना करने वाले हैं, स्थापनाकर्ता मुंबई के एक व्यापारी थे, मुंबई के कपड़ा व्यापारी जे.बी. मैकबेथ। क्या नाम थे भाई? जे.बी. मैकबेथ थे, जिन्होंने आपका 1894 में राजनांदगांव में सीपी मिल्स की क्या की थी? स्थापना की थी। याद रखना अंग्रेजों के शासन काल में या हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम आपका कारखाना है कपड़ों का राजनांदगांव में, जिसके आपका नाम क्या है? सीपी मिल। कब निर्माण किया गया? 1894। स्थापनाकर्ता कौन है? मुंबई के कपड़ा व्यापारी थे जे.बी. मैकबेथ। आगे चलकर 1897 में इस कंपनी को बेच दिया गया। इस मिल को क्या कर दिया गया? बेच दिया गया कुछ आर्थिक कारणों से। और इसको खरीदा किसने पूछेगा? तो इसको खरीदा था सवालिक मेसर्स सवालिक कंपनी कोलकाता में। किसने आपको खरीदा भाई? मेसर्स सवालिक कंपनी कोलकाता ने इसका खरीदा। कब? 1897 में। तब से इसका नाम परिवर्तन हो गया और इसका नाम मिलता है हमें क्या जी? बंगाल नागपुर कॉटन मिल। याद रखना इसका वर्तमान में हमें नाम मिलता है बंगाल नागपुर कॉटन मिल। और इसी का आपका कब नामकरण किया गया? 1897 में। और ये सभी व्यापारिक कार्यक्रम चल रहे हैं किसके शासन में? ब्रिटिश शासन में वर्तमान में हमारे आपका छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं। रिकॉल करते हैं व्यापारिक केंद्र कौन कौन से निर्माण किया गया? तो रायगढ़ में 1935 में मोहन जूट मिल का निर्माण किया गया और राजनांदगांव में आपका सीपी मिल्स का निर्माण किया गया 1894 में। इसके स्थापनाकर्ता थे मुंबई के कपड़ा व्यापारी थे जे.बी. मैकबेथ। इन्होंने इसकी स्थापना की और इस कंपनी को 1897 को बेच दिया गया। इसको खरीदा किसने? मेसर्स सवालिक कंपनी कोलकाता ने। और इसका नाम 1897 में परिवर्तित होकर बन गया था बंगाल नागपुर कॉटन मिल। ये सभी कार्य हुए हमारे ब्रिटिश काल में। किस काल में? ब्रिटिश काल में। तो याद रखना है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं हमारे छत्तीसगढ़ की, जिसके माध्यम से ये सब हुआ है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आपका नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 1857 की क्रांति में आपका किस प्रकार से छत्तीसगढ़ के व्यक्तियों द्वारा आपको विद्रोह का आपका योगदान दिया गया। ठीक है भाई, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि लगती है तो हमें कमेंट बॉक्स में नीचे आपका कमेंट करके बताइए ताकि उस पर हम सुधार करने का प्रयास करें। ठीक है, जितना से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे और ज़्यादा आपका वीडियो बनाने का आपका इच्छा हो और मुझे और आपकी प्रसन्नता के साथ वीडियो बना सकूँ मैं। ठीक है, बोलिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़।